हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन क्यूरियोसिटी। एमपीएडीपीओ के लिए बिल्कुल फ्री क्लास चल रही है। डेली 9 AM पे वीडियो अपलोड हो जाती है यूट्यूब पे। और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट का चैप्टर 10 चल रहा है, जिसका सेक्शन 75 तक हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया है। आज की वीडियो में हम रिमेनिंग सेक्शन 76 टू सेक्शन 80 कवर करेंगे। देखिए, सेक्शन 76 डील करता है अपील से। Any person aggrieved by a decision or order of a special court may, on payment of such fee as may be prescribed by the central government and after depositing the amount, if any, imposed by way of penalty, compensation or damage under this act within 45 days from the date on which the order was served, prefer an appeal to the High Court. अगर कोई पर्सन स्पेशल कोर्ट के आदेश से या फिर डिसीजन से व्यथित है, ठीक है, अग्रीव्ड है, एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय डिसीजन और ऑर्डर ऑफ स्पेशल कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब किए गए फी का पेमेंट करने पर, और अगर उसके ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर अगर इम्पोज की गई है पेनल्टी, कॉम्पनसेशन या फिर डैमेजेस एक्ट के अंतर्गत, तो उसका अमाउंट डिपॉजिट करने के बाद 45 डेज के अंदर, ठीक है, यहाँ पे एक गोला लगाना है, 45 दिनों के अंदर, जिस दिन वो आदेश पारित किया गया था स्पेशल कोर्ट के द्वारा, उस दिन से 45 दिन के अंदर हाई कोर्ट को अपील की जा सकेगी। ठीक है, तो अगर स्पेशल कोर्ट के डिसीजन से अगर कोई पर्सन अग्रीव्ड है तो 45 दिनों के अंदर कहाँ पर अपील करेगा? हाई कोर्ट में अपील करेगा। लेकिन सबसे पहले जो स्पेशल कोर्ट के द्वारा लगाई गई उसके ऊपर पेनल्टी है, कॉम्पनसेशन है, डैमेज है, ठीक है, या फिर कोई फी प्रिस्क्राइब की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो उसको पहले यहाँ पर डिपॉजिट करनी होगी। प्रोविजो देखेंगे, प्रोवाइडेड दैट द हाई कोर्ट में एंटरटेन एनी अपील आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड ऑफ 45 days इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट द अपीलेंट वाज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज फॉर फाइलिंग द अपील विद इन द सेट पीरियड। अब देखो प्रोविजो क्या कह रहा है। यहाँ पर मैं आपसे पूछती हूँ क्वेश्चन कि क्या 45 डेज का जो टाइम लिमिट दिया गया है अपील का, क्या 45 दिनों के बाद भी अपील फाइल की जा सकती है? तो आंसर इज यस। ये कह रहा है प्रोविजो। हाई कोर्ट जो है वो 45 दिनों के बाद भी अपील को एंटरटेन कर सकता है अगर हाई कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाता है कि अपीलेंट के पास सफिशिएंट कॉज था कि वो 45 दिनों में अपील फाइल नहीं कर पाया। ठीक है, अगर सफिशिएंट रीज़न है किसी के पास तो ही हाई कोर्ट के पास आगे अपील फाइल की जा सकती है आफ्टर 45 डेज। सबसेक्शन 2 देखेंगे, एन अपील प्रेफर्ड अंडर दिस सेक्शन शेल बी डिस्पोज बाय द हाई कोर्ट बाय अ बेंच ऑफ नॉट लेस देन 2 जजेस। ठीक है, देखिए ऐसा जो एक्सेप्शन है कहीं कहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो अपील डिस्पोज की जाएगी हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है, तो यहाँ पर ना मैक्सिमम 2 जजेस होनी ही चाहिए। ठीक है, 2 जजों की बेंच होनी ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा 2 जजेस से कम नहीं होने चाहिए जो अपील सुन रहे हैं, राइट। अब आ जाएंगे हम सेक्शन 77 पे, जो कि डील करता है टाइम लिमिट फॉर प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन के लिए क्या टाइम लिमिट होगा ये हमें बता रहा है सेक्शन 77। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, no court shall take cognizance of an offence under this act after the expiry of the period of 1 year from the date of commission of an offence। टाइम लिमिट क्या है? इस एक्ट में किसी भी बात के होते हुए कोई भी कोर्ट इस एक्ट के अंतर्गत किसी भी अपराध को संज्ञान में नहीं लेगा। ठीक है, संज्ञान में नहीं लेगा आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 1 year, जिस दिन अपराध हुआ उस दिन की तारीख से 1 साल के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम लिमिट क्या है? 1 year। ठीक है, 1 साल तक कॉग्निजेंस में ले सकता है। प्रोविजो क्या है? Provided that the Commissioner of Food Safety may, for reason to be recorded in writing, approve prosecution within an extended period up to 3 years। प्रोविजो बोल रहा है कि जो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी होंगे, ठीक है, फूड सेफ्टी के कमिश्नर जो है, रीजंस को लिखित में रिकॉर्ड करके प्रोसिक्यूशन को अप्रूव कर सकते हैं एक एक्सटेंडेड पीरियड के लिए अप टू 3 years। ठीक है, 3 साल तक उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। ये है प्रोविजो। क्लियर है? नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे, सेक्शन 78 डील्स विद पावर ऑफ कोर्ट टू इम्प्लीड मैन्युफैक्चरर एक्सेट्रा। कोर्ट को मैन्युफैक्चरर को पक्षकार बनाने की शक्ति। Where at any time during the trial of any offence under this act alleged to have been committed by any person, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? Not being the importer, manufacturer, distributor or dealer of any article of food
the court is satisfied on the evidence adduced before it that such importer, manufacturer, distributor or dealer is also concerned with that offense, then the court may, notwithstanding anything contained in subsection 3 of section 319 of the CRPC or in section 71 of this act, proceed against him as though a prosecution has been instituted under this act. समझेंगे हम इसको सिंपल सी लैंग्वेज में। इस सेक्शन का पर्पस है कि जो रियल कल्प्रिट है, जो रियल ऑफेंडर है, वो बच ना पाए, सिर्फ रिटेलर या फिर किसी छोटे पर्सन पर केस चल के ख़त्म ना हो। तो समझो इसको, अगर केस किसी ऐसे पर्सन के अगेंस्ट चल रहा है जो इम्पोर्टर नहीं है, मैन्युफैक्चरर नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है या फिर डीलर नहीं है, मान लो कि वो कोई सेलर है, ठीक है, और ट्रायल के दौरान एविडेंस से ये सामने आ जाए कि मैन्युफैक्चरर, इम्पोर्टर, डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर भी इन्वॉल्व्ड हैं उस ऑफेंस में, तो कोर्ट क्या कर सकता है? कोर्ट उस मैन्युफैक्चरर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, इम्पोर्टर को और डीलर को भी क्या बना सकता है? इम्प्लीड कर सकता है, उसको भी वो पक्षकार बना सकता है, उसको भी ऐड कर सकता है, इन लोगों को भी, ठीक है। द कोर्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 319 CRPC। देखो जो सेक्शन 319 है CRPC का, इसका सबसेक्शन 3, ये हमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दिया है सेक्शन 358 के सबसेक्शन 3 में, ठीक है। क्या बोल रहा है सेक्शन 319? पहले हम वो समझेंगे CRPC का। सेक्शन 319 डील करता है पावर टू प्रोसीड अगेंस्ट अदर पर्सन अपियरिंग टू बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस, ठीक है। किसी अपराध में गिल्टी पाए जाने पर उस अदर पर्सन के अगेंस्ट प्रोसीड करने की शक्ति, ठीक है। तो यहाँ पर आप ना लिख लिया करो कि IPC CRPC का जो भी नया सेक्शन है वो कौन से सेक्शन में दिया है, ठीक है, तो जिससे कि आपको ना एक बार जब आप रिवीजन करो तो आप देख पाओ, बार बार आपको CRPC ना खोलनी पड़े। और अगर आपके एग्ज़ाम में BNSS से या फिर BNS के ऑप्शंस आपको दिखते हैं तो आप वहाँ पर इजीली उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि सेक्शन 319 सबसेक्शन 3 में या फिर सेक्शन 71 ऑफ दिस एक्ट, सेक्शन 71 क्या बोल रहा था? पावर एंड प्रोसीजर ऑफ ट्राइब्यूनल कोर्ट, ठीक है। तो इसमें किसी भी बात के होते हुए कोर्ट क्या कर सकता है? उसके अगेंस्ट प्रोसीड कर सकता है, उस पर प्रोसिक्यूशन चला सकता है, मानो कि इस एक्ट के अंतर्गत उसके अगेंस्ट इंस्टीट्यूट किया गया है केस, ठीक है। एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज़ कीजिए केस रिटेलर पर चल रहा है एक्सपायर्ड मिल्क बेचने का। ट्रायल में प्रूफ मिलता है कि मिल्क जो है वो मैन्युफैक्चरर ही एडल्ट्रेशन का असली कल्प्रिट था, तो कोर्ट मैन्युफैक्चरर को भी डायरेक्टली एक्यूज्ड बना सकती है, जैसे कि उसके खिलाफ पहले से ही प्रोसिक्यूशन फाइल हुई हो। क्लियर है? चलिए अब आ जाएंगे हम सेक्शन 79 पे, जो कि डील करता है मजिस्ट्रेट पावर टू इम्पोज इन्हेंस्ड पनिशमेंट, ठीक है। मजिस्ट्रेट के पास क्या शक्ति है इन पनिशमेंट को इन्हेंस करने की। Notwithstanding anything contained in section 29 of CRPC, it shall be lawful for the court of ordinary jurisdiction to pass any sentence authorized by this act, except a sentence of imprisonment for a term exceeding 6 years in excess of his powers under the said section. तो यहाँ पर बोल रहा है CRPC के सेक्शन 29 में किसी भी बात के होते हुए, सेक्शन 29 जो है वो अब BNSS का बन चुका है सेक्शन 23, और सेक्शन 29 और सेक्शन 23 डील करते हैं सेंटेंस विच में मजिस्ट्रेट पास, ठीक है। तो सेक्शन 29 के अकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट की पनिशमेंट पावर लिमिटेड होती है। क्या बोल रहा है कि CRPC के सेक्शन 29 में किसी भी बात के होते हुए ये लॉफुल होगा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन वाली कोर्ट को कि वो इस एक्ट के अंतर्गत ऑथोराइज सेंटेंस पास कर सकती है, एक्सेप्ट अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। यहाँ पर आपको अंडरलाइन करना है एक्सेप्ट अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 6 ईयर इन एक्सेस ऑफ हिज पावर अंडर द सेड सेक्शन, ठीक है। तो 6 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 6 साल से ज़्यादा का पास नहीं कर सकता। देखो नॉर्मली क्या होता है सेक्शन 29 के अकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट की पनिशमेंट पावर जो है वो लिमिटेड होती है। तो सेक्शन 29 CRPC में कुछ भी हो फूड सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत ऑथराइज्ड पनिशमेंट दे सकती है,
ठीक है, लेकिन वो 6 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम वो कितना पास कर सकते हैं, 6 ईयर्स। ठीक है, मतलब मजिस्ट्रेट फाइन पूरा लगा सकता है, इम्प्रिजनमेंट जो है वो मैक्सिमम 6 साल दे सकता है। 6 साल से ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट का जुरिस्डिक्शन कहाँ होगा, स्पेशल कोर्ट में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बस इतना से याद रखना है कि मैक्सिमम जो है वो 6 साल का लगा सकता है, दे सकता है इम्प्रिजनमेंट। क्लियर है? चलो अब आ जाओ सेक्शन 80 पे। सेक्शन 80 डील करता है डिफेंसेस विच मे और मे नॉट बी अलाउड इन प्रोसिक्यूशन अंडर दिस एक्ट। कौन से डिफेंस हैं जो कि इस एक्ट के अंतर्गत प्रोसिक्यूशन में अलाउ किए भी जा सकते हैं और नहीं भी किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो सेक्शन है वो हमें बहुत ही अच्छे से समझना है। तो ये सेक्शन मेनली बता रहा है कि कौन कौन सा डिफेंस कोर्ट मान सकता है और कौन सा नहीं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका क्लॉज ए, डिफेंस रिलेटिंग टू पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के पब्लिकेशन के संबंध में डिफेंस। इन एनी प्रोसीडिंग फॉर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट इन रिलेशन टू द पब्लिकेशन ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट, it is a defense for a person to prove that the person carried on the business of publishing or arranging for the publication of advertisement and that the person published or arranged for publication of the advertisement in question in the ordinary course of that business। क्या बोल रहा है इसका क्लॉज ए का क्लॉज 1 सब क्लॉज 1, अगर कोई बंदा सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करने का बिजनेस करता है, न्यूज़पेपर, टीवी, एजेंसी, और एड नॉर्मली अपने काम के कोर्स में पब्लिश की, तो ये वैलिड डिफेंस हो सकता है। ठीक है, ये वैलिड डिफेंस हो सकता है। ठीक है, अब कब डिफेंस नहीं मिलेगा ये हमें बता रहा है सब क्लॉज 2। क्लॉज 1 डज नॉट अप्लाई इफ़ द पर्सन, क्लॉज 1 कब अप्लाई नहीं होगा, यदि वो व्यक्ति should reasonably have known that the publication of the advertisement was an offense, और अगर पब्लिशर जानता था या जानना चाहिए था कि एड इलीगल है, had previously been informed in writing by the relevant authority that publication of such an advertisement would constitute an offense, पहले से अथॉरिटी ने रिटन में वार्निंग दे रखी हो, is the food business operator or is the otherwise engaged in the conduct of a food business for which the advertisement concerned were published, खुद फूड बिजनेस ऑपरेटर हो या फूड बिजनेस से डायरेक्टली जुड़ा हो। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति पर क्लॉज 1 जो है, क्लॉज 1 का जो डिफेंस है पब्लिकेशन वाला एडवर्टाइजमेंट के, वो अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, न्यूज़पेपर को पहले फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बोला है ये ऐड गलत है, फिर भी छाप दिया, तो डिफेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आ जाओ क्लॉज बी पे, डिफेंस ऑफ ड्यू डिलीजेंस। ये है इम्पॉर्टेंट। इन एनी प्रोसीडिंग फॉर एन ऑफेंस इट इज़ अ डिफेंस इट इज़ प्रूव दैट if it is proved that the person took all reasonable precaution and exercised all due diligence to prevent the commission of the offence by such person or by another person under the person's control। अपराध के लिए किसी भी प्रोसीडिंग में, किसी भी कार्यवाही में ये एक डिफेंस होगा कि अगर वो व्यक्ति प्रूफ कर दे, अगर वो व्यक्ति क्या कर दे, प्रूफ कर दे कि उसने सभी रीज़नेबल प्रिकॉशंस लिए थे, पूरी सावधानी और रीज़नेबल केयर रखी थी, तो डिफेंस तब मिलेगा जब प्रूफ हो कि क्या क्या हुआ था, रीज़नेबल उसने प्रिकॉशन ली थी और पूरी ड्यू डिलीजेंस एक्सरसाइज की थी, उसके हाथ में जो जो था उसने सारी चीज़ें करी थी। ठीक है, अब ड्यू डिलीजेंस कैसे प्रूफ होगी, without limiting the ways in which a person may satisfy the requirement of clause 1, a person satisfies that those requirements if it is proved। तो कैसे प्रूफ होगी, देखो इसका सब क्लॉज ये देखो, that the commission of the offense was due to an act or default of another person, गलती किसी दूसरे पर्सन के एक्ट से हुई हो या फिर रिलायंस ऑन इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय अनदर पर्सन, या दूसरे की इंफॉर्मेशन पर डिपेंड करने से हुई हो। सब क्लॉज बी, द पर्सन कैरीड आउट ऑल सच चेक्स ऑफ द फूड कंसर्न एज वर रीजनेबल इन ऑल द सर्कमस्टेंसेस, अगर पर्सन ने रीजनेबल चेक्स लिए थे सभी सर्कमस्टेंसेस में और
या फिर इट वॉज रीजनेबल इन ऑल द सर्कमस्टेंसेज टू रिलाई ऑन चेक्स कैरीड आउट बाय द पर्सन हु सप्लाइड सच फूड टू द पर्सन, या सप्लायर के चेक्स पर डिपेंड करना रीजनेबल था। ठीक है। सब क्लॉज सी, दैट द पर्सन डिड नॉट इम्पोर्ट द फूड इनटू द जुरिस्डिक्शन फ्रॉम अनदर कंट्री एंड, कि उस व्यक्ति ने फूड को इम्पोर्ट नहीं किया था, फूड इम्पोर्ट नहीं किया गया था किसी अदर कंट्री से। In the case of an offense involving the sale of food, that the person sold the food in the same condition as and when the person purchased it. अब क्या है, सेल के केस में, यहाँ पर बात हो रही है सेल के केस में, फूड सेम कंडीशन में बेचा या फिर the person sold the food in a different condition to that it was the person purchased it, but that difference did not result in any contravention of this act or the rules and regulation made thereunder. और सेल के केस में क्या किया, फूड को चेंज किया पर लॉ वायलेट नहीं हुआ। ठीक है, कोई भी रूल कोई भी रेगुलेशन इस एक्ट का वायलेट नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखो सब क्लॉज ई, दैट द पर्सन डिड नॉट नो दैट had no reason to suspect at the time of commission of the alleged offence that the person's act or omission would constitute an offence under the relevant section. पर्सन को ना नॉलेज थी, ठीक है, पर्सन को, उस व्यक्ति को कोई नॉलेज नहीं थी, ना सस्पिशन था, ना ही कोई संदेह था कि ऑफेंस होगा, तो उसको जो है ड्यू डिलीजेंस का डिफेंस मिल सकता है। अब आ जाओ सब क्लॉज 3 पे। In subclause A of clause 2, another person does not include a person who was an employee or agent or the defendant. ये important है कि जो another person की बात हो रही है वो another person does not include a person, ऐसे व्यक्ति को include नहीं करता जो employee है या फिर defendant का agent है। ठीक है, या फिर in case of a defendant which is a company, director, employee or agent of that company, और कंपनी के केस में डायरेक्टर, एम्प्लॉय या फिर एजेंट को वो क्या नहीं करता, इंक्लूड नहीं करता अनदर पर्सन। ठीक है, अब आ जाओ क्लॉज 4 पे। विदाउट लिमिटिंग द वेज इन विच अ पर्सन में सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लॉज 1 एंड आइटम 1 of subclause B of clause 2, a person may satisfy those requirements by proving that. तो अब देखो ये जो क्लॉज 4 है ये बोल रहा है कि ड्यू डिलिजेंस सिर्फ बोलने से नहीं प्रूफ करनी होती है, और प्रूफ करने के कुछ एक्सेप्टेड तरीके भी होते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो हमें क्लॉज 1 में बोला गया था कि एडवर्टाइजमेंट करेगा अगर कोई पर्सन अपने न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न पे या कहीं पर भी एडवर्टाइजमेंट का, और उसको पता नहीं है, उसने सिर्फ और सिर्फ अपने कोर्स ऑफ बिजनेस में वो ऐड डाल दिया है, उसको कोई प्रॉपर नॉलेज नहीं थी कि वो एक ऑफेंस है या गलत ऐड है। ठीक है, क्लॉज 2 के सब क्लॉज बी के आइटम 1 में फूड की चेकिंग से बात हो रही है, वहाँ पर कि फूड चेक करने को लेकर जो भी है उसने किया था। उसके बाद अ पर्सन में सेटिस्फाई दोज रिक्वायरमेंट बाय प्रूविंग दैट। ठीक है, उस व्यक्ति को ये 2 चीज़ें प्रूव कैसे वो करेगा, तो यहाँ पर दिए हैं सब क्लॉज। इन द केस of an offense relating to food business for which a food safety program is required to be prepared in accordance with the regulations, the person complied with the food safety program for the food business that complies with the requirement of the regulation. तो यहाँ पर है कि कुछ फूड बिजनेसेस के लिए लॉ बोलता है फूड सेफ्टी प्रोग्राम बनाना कंपलसरी है, जैसे बिग मैन्युफैक्चरर्स, प्रोसेसर्स एट्सेट्रा। अगर ऑफेंस हुआ और पर्सन ये प्रूफ कर दे कि उसने प्रॉपर फूड सेफ्टी प्रोग्राम बनाया था जो रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से था और एक्चुअली फॉलो किया जा रहा था, तो कोर्ट मान लेगी कि इसने रीजनेबल प्रिकॉशन ली थी और ड्यू डिलिजेंस डिफेंस मिल सकता है। अब सब क्लॉज बी देखो, इन एनी अदर केस द पर्सन कंप्लाइड विद द स्कीम, फॉर एग्जाम्पल अ क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम और एन industry code of practice that was designed to manage food safety hazard and based on national or international standards, codes or guidelines designed for that purpose. तो क्लॉज सब क्लॉज बी क्या बोल रहा है, अगर बिजनेस छोटा है और प्रोग्राम मैंडेटरी नहीं है तो भी डिफेंस मिल सकता है अगर कोई स्कीम फॉलो की हो। यहाँ पर आप स्कीम पे अंडरलाइन करिएगा, कोई स्कीम फॉलो की हो, क्वालिटी एश्योर की हो, ठीक है, और
इंडस्ट्री कोड ऑफ प्रैक्टिस, नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ISO, FSSAI की गाइडलाइंस फॉलो की हों, ठीक है, एंड डॉक्यूमेंटेड इन सम मैनर, और वो स्कीम फूड सेफ्टी हैज़र्ड कंट्रोल के लिए बनी हो, लिखी हुई हो, डॉक्यूमेंटेड हो, सिर्फ और सिर्फ ओरली नहीं, पूरा डॉक्यूमेंटेशन हो, ठीक है, तब भी ड्यू डिलिजेंस प्रूव हो जाएगी। अब देखो क्लॉज C, डिफेंस ऑफ मिस्टेकन एंड रीजनेबल बिलीफ नॉट अवेलेबल। यहाँ पर डिफेंस नहीं मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर डिफेंस नहीं मिलेगा, इसका मतलब सीधा है डिफेंस ऑफ मिस्टेकन और रीजनेबल बिलीफ का जो है डिफेंस अवेलेबल नहीं है। क्या बोल रहा है, इन एनी प्रोसीडिंग फॉर एन ऑफेंस अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इट इज़ नो डिफेंस दैट द डिफेंडेंट हैड अ मिस्टेकन बट रीजनेबल बिलीफ एज टू द फैक्ट दैट कॉन्स्टिट्यूटेड द ऑफेंस। तो इसका मुझे लगा ये गलत नहीं है या मुझे सच में पता नहीं था, ये सब कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी। लॉ कहता है गलत काम हुआ है, बिलीफ मैटर नहीं करता, ठीक है। क्लॉज D, क्योंकि भैया तुम्हारा बिलीफ तो चला जाएगा, अगला जो वो प्रोडक्ट खाएगा यूज़ करेगा उसको इंजरी हो सकती है, हेल्थ से रिलेटेड इशू हो सकते हैं ना, तो ये सारे डिफेंस जो हैं वो नहीं चलेंगे। क्लॉज D, डिफेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ हैंडलिंग फूड। अब बोल रहा है कि ये डिफेंस सिर्फ सेक्शन 56, ठीक है, यहाँ पर आप अंडरलाइन कर लेना एक बार, ये वाला जो डिफेंस है सेक्शन 56 अनसेफ फूड हैंडलिंग में मिलता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, in proceeding for an offence under section 56 it is a defense if it is proved that the person caused the food to which the offence relates to be destroyed or otherwise disposed of immediately after the food was handled in the manner that was likely to render it unsafe। अब देखो, ये डिफेंस सिर्फ सेक्शन 56 में मिलता है। अगर पर्सन फूड को ऐसे हैंडल कर बैठा जो अनसेफ हो सकता था लेकिन तुरंत रियलाइज़ करके फूड डिस्ट्रॉय या डिस्पोज कर दिया, ठीक है, इमीडिएटली क्या कर दिया, डिस्पोज कर दिया या फिर डिस्ट्रॉय कर दिया, तो कोर्ट बोलेगी कंज्यूमर तक अनसेफ फूड गया ही नहीं तो डिफेंस उसको मिल सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट में आप कहीं गए, ठीक है, वहाँ पर आप खाना खाने के लिए बैठे हो लेकिन खाना जो है वो कॉन्टामिनेंट हो गया, ठीक है, लेकिन उसको सर्व करने से पहले ही फेंक दिया, तो वहाँ पर आपको डिफेंस मिल जाएगा। अब देखो क्लॉज E, डिफेंसेस ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ नेचर, सब्सटेंस और क्वालिटी ऑफ फूड। अब देखो फूड की क्वालिटी, सब्सटेंस और नेचर के सिग्निफिकेंस का डिफेंस, इट शैल बी नो डिफेंस in a prosecution for an offence pertaining to the sale of any unsafe or misbranded article of food to allege merely that the food business operator was ignorant of the nature, substance or quality of the food sold by him, or that the purchaser having purchased any article for analysis was not prejudiced by the sale। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कहना बिल्कुल डिफेंस नहीं होगा कि मुझे फूड की क्वालिटी का आइडिया नहीं था, बायर को कोई नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। लॉ क्या बोलता है, अनसेफ या मिस ब्रांडेड, यहाँ पर आपको करना है अंडरलाइन, क्या, अनसेफ या फिर मिस ब्रांडेड फूड बेचना खुद ऑफेंस है, नुकसान होना ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सपायर्ड बिस्किट बेचा, बायर ने खाया भी नहीं फिर भी ऑफेंस है क्योंकि वो खा सकता था, ठीक है, उसने खाया नहीं या वो मतलब उसको कोई दिक्कत तो नहीं हुई कंज्यूमर को, उसने उसे कंज्यूम तो नहीं किया, ये कोई डिफेंस नहीं होगा। अगर आपने बेच दिया है, आप अपने पास रखे हो ऐसा माल, तो वो भी एक ऑफेंस है और इस बात का डिफेंस आपको नहीं मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा सेक्शन 80 तक अच्छे से। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड कल हम करेंगे चैप्टर 11, ठीक है, तो रेडी रहिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।